हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 2 जनवरी 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं जो जम्मू के संभाग में एक खूनी शुरुआत हुई है नए साल की। वहां पर गांव में आधार कार्ड मांग कर हिंदू लोगों को निशाना बनाया गया है आतंकवादियों द्वारा, और एक ही परिवार के दो दो लोगों को मारा गया है। ये न्यूज़ सबसे प्रमुखता से प्रकाशित की गई है कि पहले ही दिन आतंकवादियों ने किस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करी और ये मैसेज देने की कोशिश करी कि जम्मू और कश्मीर हिंदुओं के लिए सेफ नहीं है। उसी को यहाँ पर प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। रविवार देर शाम करीब लगभग 7:15 बजे 2-3 आतंकवादी जो थे वो राजौरी शहर से 8 किलोमीटर दूर ढांगरी गांव में घुस गए और ठंड के कारण ज्यादातर लोग बाहर नहीं थे। आतंकवादियों ने 3 घरों में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसमें 14 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। गोलियों की आवाज से गांव के लोग को पहले लगा कि कोई नए साल की खुशियां मना रहा है, लेकिन जब वे घर से बाहर निकले तो कई लोगों की को खून में लथपथ देखा और जो शोर सुनकर वो उन्होंने समझा कि आतंकवादी हमला हुआ है। यहाँ 3 लोगों ने तो ऑन स्पॉट ही दम तोड़ दिया और इसमें जो पहचान की गई थी उसमें 2 सगे भाई थे, सतीश कुमार और दीपक के अलावा एक प्रीतम लाल की इसमें डेथ हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ठगी का शिकार कई लोगों को इन्होंने बनाया है और नौकरी के नाम पर 50,000 युवाओं से इन्होंने ठगी करी है। इनका नाम है जफर अहमद, जो बीटेक पास हैं और ये क्या करते थे कि ये एक फर्जी वेबसाइट बनाते थे, उसमें सरकारी नौकरियों का विज्ञापन देते थे और ऑनलाइन पेमेंट मांगी जाती थी। उसके माध्यम से एक कॉल सेंटर भी चलाया जाता था जिसमें 50 लोग लगभग काम करते थे। तो इस तरीके से ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से या फिर नौकरी का झांसा देकर कई लोगों को इन्होंने इसमें ठगी करी है। 50,000 से अधिक युवा इसमें ठग का शिकार हुए हैं और ये सबसे बड़ा रैकेट माना जा रहा है। युवाओं से फीस के नाम पर अलग अलग खातों में रकम जमा करवाई जाती थी और ये जो गैंग है वो गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा के युवाओं के साथ ठगी कर रहा था। क्राइम ब्रांच के डीआईजी जो है जय नारायण पंकज, उन्होंने बताया कि यूपी के अलीगढ़ निवासी जफर अहमद इस मामले के मुख्य आरोपितों और मास्टरमाइंड में से एक है। उसे पकड़ना वाकई जरूरी था। अब आप देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार एसएससी का जो 23 तारीख को एग्ज़ाम था या 22 तारीख को जो एग्ज़ाम था बिहार एसएससी का, वो पहली पाली का भी पेपर आउट हुआ था। अब आउट इस तरीके से हुआ था कि एग्ज़ाम 10 बजे से था और 11:15 पर उसकी आंसर की व्हाट्सएप पर, सबके व्हाट्सएप पर या सर्कुलर हो गई आप कह सकते हैं। जब उस आंसर की का मिलान क्वेश्चन पेपर से किया गया तो बिल्कुल सही था। तो इसका मतलब है कि पेपर आउट हुआ था, जबकि एग्ज़ाम जो था वो 12 बजे तक था। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो ये जफर अहमद हैं, इनकी तरह कितने ही लोग हैं जो पेपर आउट कराते हैं या लोगों को नौकरी दिलाते हैं, सरकारी नौकरी दिलाते हैं। जैसा कि बिहार एसएससी में पता चला था कि 10 से 15 लाख में एक पेपर बिका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रैकेट है और लोग भी इनके झांसे में आते हैं। मेरिट वाले लड़के, जो अच्छे पढ़ने वाले लड़के होते हैं, जो मेरिट में आते हैं, वो बेचारे कहीं ना कहीं इसमें चूक जाते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की योजना। गरीबों को मुफ्त राशन बांटने की नई खाद्य सुरक्षा योजना जो है वो 1 जनवरी से दिसंबर 2023 तक लागू कर दी गई है और इसका नाम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इसमें जो कोई पैसा नहीं लिया जाता है गरीबों से, बीपीएल परिवारों से, और इसमें लगभग 5.33 लाख राशन की जो सरकारी दुकानें हैं उसमें से 81.35 करोड़ उपभोक्ता मुफ्त में अनाज लेते हैं। यह योजना दिसंबर 2023 तक के लिए है और योजना में किसी तरीके से चूक ना हो, इसके लिए जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उनके अधिकारियों को तलब किया गया, उनको एक ब्रीफ में समझाया गया उन्हें कि आपको किस तरीके से कार्य करना है। एक बार निरीक्षण करिए कि अनाज के जो गोदाउन हैं या फिर जो राशन की दुकानें हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं, उसमें क्या कमियां हैं, उसकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करिए और एनएफएसए ने में संशोधन करके उपभोक्ताओं को पूरे 1 वर्ष तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। और ये फैसला किसने लिया था? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला लिया गया था। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है
हमारे कैदियों को रिहा करे पाक, और ये स्टेटमेंट दिया है भारत ने। आपको पता होना चाहिए कि हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से अपने कैदियों की लिस्ट साझा करते हैं। इसमें उन कैदियों को भी शामिल किया जाता है जिन्होंने सजा पूरी कर ली है और जिनकी सजा पूरी होने वाली है। अब जो भारत ने एक जो अपनी सूची दी है उसमें ये बताया है कि 30 मछुआरे और 22 अन्य भारतीय कैदियों तथा तक राजनयिक पहुंच प्रदान की जा रही है। हर वर्ष के पहले तारीख को ये जो आदान प्रदान लिस्ट का होता है वो किया जाता है। कई उसमें भारत की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि 2 कैदी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जो कैद सजा है उसका टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान उन्हें अभी तक छोड़ नहीं रहा है। उसमें भी 95 मछुआरे बंद हैं जिनकी रिहाई की मांग जल्द से जल्द भारत ने करी है। यहाँ की जेलों में 339 पाकिस्तानी नागरिक और 95 मछुआरे बंद हैं, यानी भारत में लगभग 340 जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो बंद हैं और 95 मछुआरे बंद हैं। भारत ने यह आग्रह किया है कि आप उन मछुआरों को छोड़ दीजिए जो गलती से आपके बॉर्डर में चले गए हैं। भारत इन कैदियों को रिहा कराना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उनकी राष्ट्रीयता को सत्यापित करने का काम पूरा नहीं हो पाया है। अंत में भारत सरकार ने पाकिस्तान से कहा है कि उनकी जेलों में बंद भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनकी देखभाल की पूरी व्यवस्था करे। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का रोड मैप तैयार, इस साल जमीन पर दिखेगा असर। जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी रेडी है उसको 2023 में धरातल पर यानी कि लागू करने की पूरी योजना है। इसमें कई चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि जो कई गवर्नमेंट स्कूल हैं वो अब प्रधानमंत्री श्री स्कूल में तब्दील हो जाएंगे। उच्च शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने मतलब सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी का गठन किया जाएगा। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा और शिक्षा मंत्रालय ने नीति के अमल का पूरा रोड मैप भी तैयार कर लिया है, ऐसा बताया जा रहा है। इसमें जुड़ी 50 से ज़्यादा छोटी बड़ी सिफारिशों को इस साल लागू करना होगा। इन सभी का सीधा असर जमीन पर दिखेगा। इसके साथ ही 4 वर्षीय नए इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की भी शुरुआत इस साल से होगी, यानी कि जिन्होंने इंटर कर लिया है वो BA बीएड एक साथ, BSc बीएड एक साथ या फिर BCom बीएड एक साथ कर सकेंगे। विश्वविद्यालयों में नया स्नातक एक कोर्स भी शुरू किया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों के बीच में अगर उन्होंने कभी भी पढ़ाई छोड़ दी है तो उनको फिर से उस पढ़ाई को शुरू करने का विकल्प मिलेगा। इस दौरान 1 साल में जिन्होंने पढ़ाई छोड़ी है उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, जिन्होंने 2 साल में पढ़ाई छोड़ी है उन्हें डिप्लोमा मिलेगा, जिन्होंने 3 साल पढ़ाई करी है उन्हें डिग्री मिलेगी और जिन्होंने 4 साल पढ़ाई करी है उन्हें ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। यदि इस दौरान किसी छात्र ने शोध के क्षेत्र में भी काम किया है तो उसे शोध के साथ ही स्नातक में ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दोहरी डिग्री और संयुक्त डिग्री से जुड़े कोर्सों में नए साल में तेजी दिखेगी। उच्च शिक्षा में प्रस्तावित क्रेडिट स्कीम की भी शुरुआत होगी। इसी साल के अंत तक इसके गठन के विधेयक को संसद में लाया जा सकता है। गौरतलब है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी थी। भारत अगले वर्ष लॉन्च करेगा अपना मानव मिशन गगनयान। इसको पहले 2022 में लॉन्च करने की तैयारी थी, लेकिन कोविड की वजह से ये लेट हुआ और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विज्ञापन नई ऊंचाइयों को अब छूने लगा है। और किस तरीके से 2024 में भारत का पहला आत्मनिर्भर गगनयान अंतरिक्ष में प्रवेश करेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सरकार द्वारा हासिल की जा रही उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि गगनयान कार्यक्रम को वर्ष 2022 में ही आगे बढ़ाया जाना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण ये डिले हो गया। लेकिन अब इसे 2024 में 2 प्रारंभिक चरण में इसे लॉन्च किया जाएगा। पहली लॉन्चिंग जो होगी वो मानव रहित होगी। यह प्रयोग मार्ग के चिन्हित करने के लिए होगा, क्योंकि जब गगनयान रॉकेट अंतरिक्ष में जाएगा तो उसे उसी मार्ग से सुरक्षित लौटना भी चाहिए। दूसरा जो प्रयोग होगा वो भी मानव रहित होगा। उसमें मानव प्रतिरूप के रूप में रोबोट जाएगा। दोनों प्रयोग सुनिश्चित करने की हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद तीसरे लॉन्च में मानवों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है ई कचरा प्रबंधन के नए नियम 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। देखिए, देश में ई कचरा की समस्या जिस तरीके से विस्फोटक बनी हुई है
उसे देखते हुए वर्ष 2023 में इसके बेहतर प्रबंधन के लिहाज से काफी अहम होगा। आगामी 1 अप्रैल से केंद्र सरकार ई कचरे के प्रबंधन के लिए नए नियम लागू करने जा रही है। इसके तहत ई कचरा पैदा करने वाले ब्रांड उत्पादकों की जवाबदेही तय होगी। इसमें उन्हें किसी भी अधिकृत रिसाइकलर से पैदा किए जाने वाले ई कचरे के बराबर या फिर निर्धारित मात्रा के बराबर रिसाइकलिंग का सर्टिफिकेट लेना होगा। नए नियमों में ब्रांड उत्पादकों को ई कचरे के संग्रहण और रिसाइकलिंग जैसे जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अनिल कुमार लाहोटी ने संभाला रेलवे बोर्ड के नए सीईओ का पद। अनिल कुमार लाहोटी ने रविवार को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ का पदभार ग्रहण किया है। इस पद पर उनकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किया है। लाहोटी इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ इंजीनियर्स के 1984 बैच के अधिकारी हैं। उन्हें केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की लेवल 17 के पहले पैनल में शामिल किया गया है। उन्होंने माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है। साथ ही उन्होंने आईआईटी रुड़की से मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग किया है। रेलवे में अपने 36 वर्षों से अधिक की सेवा के दौरान उन्होंने मध्य उत्तर, उत्तर मध्य, पश्चिम और पश्चिम मध्य रेलवे और रेलवे बोर्ड में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में हम पहली न्यूज ले रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी पर नरम हो सकती है आरबीआई। हालांकि आरबीआई ने अपनी खुद की डिजिटल करेंसी जारी कर दी है और कुछ ही बैंकों को ये सुविधा मिली है और इसमें सिर्फ एक गवर्नमेंट बैंक है एसबीआई जिसे ये सुविधा मिली है। उसके साथ ही ये सुविधा मिली है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, आईसीआईसीआई बैंक को और एचडीएफसी बैंक को। क्रिप्टो करेंसी को लेकर आरबीआई के रुख में थोड़ी नरमी देखने के संकेत हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी के खतरे को लेकर आरबीआई के विचार में कोई बदलाव आया है। केंद्रीय बैंक अभी भी यह मानता है कि क्रिप्टो करेंसी भरोसे के काबिल निवेश विकल्प या वित्तीय परिसंपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह से वह 1 वर्ष पहले इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का सुझाव दे रहा था वैसा सुझाव अब नहीं दे रहा है। आरबीआई ने पिछले शुक्रवार को जारी वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट में कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर वैश्विक रणनीति बनने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि भारत अभी G20 देशों का अध्यक्षता कर रहा है और इन देशों के बीच क्रिप्टो के नियमन को लेकर विमर्श भी शुरू हो गया है। नेक्स्ट न्यूज है कि 2023 में जारी रहेगी डिजिटल अर्थव्यवस्था की रफ्तार। सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निराशा और चिंताओं को पूरी तरह खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग के जरिए भारत की डिजिटल शक्ति वर्ष 2023 और अगले 5 वर्षों में बढ़ेगी। उन्होंने भरोसा जताया है कि भारत की 1000 अरब डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था की संकल्पना निर्विवाद है और पहुंच के भीतर है। चंद्रशेखर ने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था की रफ्तार 2023 में भी जारी रहेगी। प्रौद्योगिकी में वृद्धि एवं अनुन्मेष की रूपरेखा संबंधी नियम और कानून इसे संभव बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। उत्तर कोरिया के जो नेता हैं किम जोंग उन, उन्होंने परमाणु हथियारों के विस्तार का एक आदेश दिया है। प्योंगयांग और ज्यादा शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का विकास करेंगे ये और उनका पहला जासूसी उपग्रह भी प्रक्षेपण किया जाएगा। इस बीच दक्षिण कोरिया सेना ने कहा है कि पिछले वर्ष रिकॉर्ड संख्या में मिसाइल लॉन्च करने वाले उत्तर कोरिया ने 2023 के पहले दिन 400 किलोमीटर दूरी तय करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया है। आपको पता होगा कि उत्तर कोरिया हमेशा ही कोई ना कोई परीक्षण करता रहता है और अमेरिका इस पर कई तरीके के प्रतिबंध लगाता रहता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि चीन में गंभीर हालात हैं, तब भी लोगों ने नए वर्ष का जश्न मनाया। रोड पर भीड़ की पिक भी दिखाई गई है और प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। जब प्रतिबंध हटाए गए हैं चाइना द्वारा तो लोग सड़कों पर उतरकर जश्न तो मनाएंगे ही। नए साल में भी नहीं थमे रूसी सेना के हमले, ये युद्ध अभी और चलेगा ही। इसमें एक न्यूज़ और है कि चीन के सहयोग से नेपाल के पोखरा में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। नेपाल में रविवार को प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने देश के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। चीन के सहयोग से यह हवाई अड्डा
पोखरा में बनाया गया है। नेपाल के पश्चिमी भाग में स्थित पोखरा देश का लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। हवाई अड्डे का निर्माण चीन के वन बेल्ट वन रोड अभियान के तहत किया गया है। इस हवाई अड्डे के निर्माण के लिए चीन ने आसान शर्तों पर नेपाल को 21.5 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है। उद्घाटन समारोह में नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि जमीनी सीमाओं से घिरे देश के लिए हवाई संपर्क विदेशों से आवागमन का प्रमुख जरिया होता है। पोखरा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुरू होने से हमारी बाहरी दुनिया से संपर्क जो कनेक्टिविटी है वो और मजबूत हो जाएगी। तो ये आज का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था, यानी 2 जनवरी 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।